एक डेडली बैटलफील्ड, चारों तरफ फॉलन वॉरियर्स पड़े हुए थे। उसी खामोशी के बीच एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी कोई पूछता है, क्या तुम ऐश हो? वो आदमी हैरान होकर कहता है कि उसने उसे ईस्टर्न रीजन की कमांड दी थी, तो फिर वो यहाँ क्यों आया है? लेकिन एमसी पूरी तरह घायल था। फिर भी उसकी आंखों में एक ठंडी डिटर्मिनेशन थी। वो बस इतना कहता है कि वो यहाँ उसे फिनिश करने आया है। सामने खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी मुड़कर उसे घूरता है। एमसी कहता है कि शुरू से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी यूनिट को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए भेजना चाहता था, ताकि उन्हें आसानी से सैक्रिफाइस किया जा सके। फिर एमसी एक भारी सवाल पूछता है, पिताजी, क्या मैंने सही समझा? सुनहरे बालों वाला आदमी हल्का सा हंसता है और ठंडे स्वर में कहता है, मेरे बेवकूफ़ बेटे, तुम्हारी विल पावर का बस यही एक इस्तेमाल था। उस आदमी का नाम था रॉड्रिक एल्मियन और एमसी का नाम था ऐश एल्मियन। आल्मियन फैमिली पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर मार्शल हाउस थे। सदियों से वे रॉयल फैमिली के गार्जियन रहे थे और इस फैमिली का हेड रॉड्रिक इस देश का अकेला इंसान था जिसके पास 7 विंग्स की ताकत थी। ट्विस्ट ये है कि जब एमसी मरने वाला था और बर्फ में छोड़ दिया गया था, तब उसी रॉड्रिक ने उसे बचाया था। एमसी ने उस एहसान को चुकाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने दिन रात ट्रेनिंग की, खुद को हड्डियों तक तोड़ दिया। उसे यकीन था कि मेहनत एक दिन उसे स्ट्रांग बना देगी। लेकिन एक समस्या थी। इस दुनिया में ताकत का सबूत था विंग वार्क, पीठ पर बने पंखों जैसे टैटू, जो किसी इंसान की मैजिकल पावर दिखाते थे। और पूरी आल्मियन फैमिली में एमसी ही अकेला था जिसके पास एक भी विंग नहीं था। इसलिए उसका निकनेम पड़ गया था विंगलेस वन। फिर भी वो रोज ट्रेनिंग करता रहा, पसीने से जमीन भीग जाती थी, लेकिन रिजल्ट 0। आयरॉनिकली उसकी पूरी मेहनत बेकार साबित हुई। एक दिन वो पेड़ों के पीछे छिपकर दुश्मन की आर्मी को आते देख रहा था। तभी अचानक एम्बुश हो गया। अब वो वापस अपने पिता के सामने खड़ा था। एमसी दर्द से भरी आवाज में पूछता है, मैंने आपको हमेशा फॉलो किया, आप पर भरोसा किया, तो यही जवाब था। रॉड्रिक ठंडे स्वर में बोलता है, एक टूल क्या उम्मीद करता है? तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम्हारे जाने का समय है। ये सुनते ही एमसी रेज में आ जाता है। वो अपनी विशाल तलवार उठाकर सीधे अपने पिता की गर्दन पर वार करता है और वार बिल्कुल साफ लगता है। लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉड्रिक ने उस वार को अवॉइड करना भी जरूरी नहीं समझा। अगले ही सेकंड लोहे की जंजीरें एमसी को जकड़ लेती हैं और फिर जो होता है वो बेहद क्रूर था। उसके हाथ पैर बियर्स कर दिए जाते हैं और उसका पूरा शरीर क्रिम्सन लिक्विड से भीग जाता है। एमसी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब उसके अपने भाइयों ने किया था। वे हंसते हुए कहते हैं, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, आखिर में तुमने वही किया जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। बिना विंग्स वाला इंसान बस एक बेकार चीज है। वे उसे जमीन पर रेंगते हुए देखते हैं और कहते हैं कि यही नजारा उसके लिए परफेक्ट है। मरते मरते एमसी आखिरी सवाल पूछता है, अगर मुझे मारना ही था तो आपने मुझे बचाया क्यों था? मुझे बर्फ में मरने के लिए छोड़ देते। रॉड्रिक उसके पास आता है और कहता है, शुरू से ही तुमने अपना पर्पस पूरा कर दिया था। एमसी समझ नहीं पाता। तब रॉड्रिक असली सच्चाई बताता है, मुझे उस शरीर के अंदर सोई हुई 7 विंग्स पावर चाहिए थी। एमसी हैरान रह जाता है और फिर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। रॉड्रिक कहता है कि एमसी की माँ सिर्फ एक टूल थी जिसका काम बस उस बीज को जन्म देना था जिसकी उसे जरूरत थी। उसके बाद वो उसे छोड़कर चली गई और एमसी को बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया। रॉड्रिक की बातें सुनते सुनते एमसी की चेतना खत्म होने लगती है। बस उसका छोटा सा हाथ बर्फ में पड़ा है। वो धीरे से कहता है, बहुत ठंड है, क्या मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा? उसने जीने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो काफी नहीं था। अचानक एमसी खुद को एक अजीब सी जगह में पाता है। चारों तरफ सिर्फ सफेद रोशनी और हल्की गर्माहट। वो सोचता है, क्या ये आफ्टर लाइफ है? लेकिन अगले ही पल वो जोर से खांसता है और महसूस करता है कि वो किसी वॉइड में नहीं है, ये असली दुनिया है। वो अपने पैर हिलाता है, लेकिन पैर बहुत छोटे हैं, हाथ भी छोटे हैं। तभी उसे एहसास होता है वो अब एक बेबी बन चुका है। और जब वो बगल में देखता है तो एक औरत उसे पकड़े हुए होती है। एमसी की कोई सर्च एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और वो दूर से घोड़ों की आवाज सुनता है, उसे ढूंढो। वो औरत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। लॉर्ड रॉड्रिक ने कहा है, उस बच्चे को वापस लाओ,
ये सुनकर एमसी का दिमाग हिल जाता है। उसे अचानक सब समझ में आ जाता है, क्योंकि उसे भी तो एक स्नोई नाइट में बेबी के रूप में पाया गया था। तो क्या वो सच में पास्ट में वापस आ गया है? ये पूरी तरह अनरियल था, लेकिन अगर वो उस औरत के साथ रहा तो वो फिर से रॉड्रिक के हाथों में चला जाएगा। इसीलिए बेबी एमसी अपनी पूरी माना इस्तेमाल करता है और औरत की बाहों से निकलकर बर्फ में रेंगने लगता है। उसका छोटा शरीर जल रहा था, जैसे अंदर आग लगी हो। सांस लेना मुश्किल था, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि इस बार वो कसम खाता है कि वो रॉड्रिक को खत्म करके ही रहेगा। आखिरकार वो बर्फ में रेंगते रेंगते बेहोश हो जाता है, लेकिन किस्मत से कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं। एक लड़की चिल्लाती है, प्रीस्ट को बुलाओ, यहां एक बच्चा है। प्रीस्ट आकर उसे उठाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा बर्फ में लगभग 5 फुटबॉल फील्ड जितनी दूरी रेंग चुका था। प्रीस्ट दंग रह जाता है। ये बच्चा अविश्वसनीय है। और इस तरह एमसी को एक ऑर्फनेज में ले जाया जाता है। जब वो अगली बार आंख खोलता है तो उसके आसपास ढेर सारे बच्चे खड़े थे। कोई उसका नाक पकड़ रहा था, कोई उसे घूर रहा था। लगता है वो अब अनाथालय में है। और सबसे मजेदार बात, एक लड़की उससे अपनी बाहों में पकड़े हुए है, जबकि बाकी छोटी लड़कियां उसके पीछे दौड़ रही हैं। ऐसा लगता है कि एमसी के पास अब 5 नई बहनें हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है, अभी वे सब बच्चे हैं और आगे चलकर यही लोग उसकी नई जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। एक दिन अचानक एमसी के छोटे से शरीर से एक अजीब सी ऑरा फूट पड़ती है। अगले ही पल वो सीधे आसमान में उड़ जाता है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। दरअसल उसका माना कंट्रोल से बाहर हो गया था और उसी वजह से वो बहुत दूर जा गिरता है। एमसी सोचता है कि अब वो जमीन पर गिरकर खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी कोई आदमी उसे हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। वो आदमी उसे गौर से देखते हुए कहता है, ये बच्चा बहुत अजीब और रहस्यमयी है। एमसी जैसे ही उसका चेहरा देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि हिफ्रिट था, रॉड्रिक का बड़ा भाई। और ट्विस्ट ये है कि पिछली जिंदगी में वही इंसान था जिसने एमसी को आखिर में फिनिश किया था। ये बात एमसी को तुरंत परेशान कर देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि शायद वो एलन हाउस में पहुंच चुका है। हिफ्रिट पहले से ही एक काफी ताकतवर इंसान माना जाता था। उसकी पीठ पर 2 विंग मार्क थे और वो हमेशा रॉड्रिक के साथ खड़ा रहता था। वो भी उन नाइट्स में से था जो रॉयल फैमिली की रक्षा करते थे, लेकिन बाद में एक सिविल वॉर के दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसी के साथ उसका पूरा हाउस भी बिखर गया था। उधर एमसी अभी भी उस आदमी की बाहों में था, जबकि एक महिला हैरानी से पूछती है कि इतना छोटा बच्चा इतनी मैजिकल पावर कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि सीधे आसमान में उड़ जाए। फिर वो प्यार से एमसी के माथे पर एक छोटा सा किस करती है और कहती है कि वो जरूर डर गया होगा। एमसी बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उधर हिफ्रिड हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, इस बच्चे के अंदर जबरदस्त पावर है, क्योंकि उसकी पीठ पर बना ट्राइबल टाटू सब कुछ साफ दिखा रहा था। एमसी खुद भी हैरान था कि उसकी पीठ पर ये सब कैसे है। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि उसके अंदर 7 विंग्स पावर सो रही है। और तभी एमसी को पूरी सच्चाई समझ में आती है। रॉड्रिक ने उसे इसीलिए बचाया था ताकि एक दिन उसकी पावर छीन सके। ये सोचकर छोटा एमसी अंदर से रेत से भर जाता है। तभी वो महिला अपने पति से पूछती है, तो हम इस बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं? एमसी बेचैन हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर फिर से उसी खतरनाक फैमिली के हाथों में चली जाए। उसे अपनी पावर चाहिए थी ताकि वो एक दिन बदला ले सके। लेकिन तभी हिफ्रिट एक फैसला सुनाता है, मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा। और बस इतनी आसानी से एमसी को अडॉप्ट कर लिया जाता है। असल में हिफ्रिट की पहले से ही 5 बेटियां थीं और वो काफी समय से एक बेटे की इच्छा रखता था। इसलिए उसे लगा कि शायद ये सब किस्मत है, लेकिन उसकी बेटियां एमसी को उठाकर ऐसे फेंक देती हैं जैसे कोई खिलौना हो। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि ये बड़ा सिर वाला बच्चा कौन है। तभी उसकी नई माँ मुस्कुराकर कहती है, इसका नाम होगा एस्टर। पिछली जिंदगी में उसका नाम ऐश था, लेकिन इस नई जिंदगी में वो बन गया एस्टर एलन और इसी के साथ उसकी नई पहचान शुरू होती है। समय तेजी से गुजरता है। 10 साल बाद हिफ्रीड अभी भी बिल्कुल पहले जैसा दिखता है और अब हमारा एमसी 10 साल का एस्टर बन चुका था। काले बालों वाला ये लड़का बेहद शांत खड़ा था, हाथ पीछे बांधे हुए, और उसके शरीर से हल्की ऑरा निकल रही थी। आज वो एक खास जगह आया था, स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल। ये एलन हाउस का वार्षिक इवेंट था। ये सिर्फ एक सोशल गैदरिंग नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां सभी नोबल फैमिलीज अपने बच्चों की तलवारबाजी दिखाते थे। यहाँ बहुत से लोग अपनी ताकत दिखाते थे और बहुत से लोग बेइज्जत भी होते थे। जैसे ही एस्टर यहाँ चलता है, आसपास के कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं, देखो
ये हिफ्रीट के हाउस वाले हैं। ये लोग यहाँ बस शर्मिंदा होने आते हैं। सुना है उन्होंने एक अजीब बच्चा अडॉप्ट किया है, शायद वही लड़का है। उधर एस्टर की बहन अल्फिन उसे कहती है कि इन बातों की परवाह मत करो, क्योंकि इस जगह पर कमज़ोर लोगों को हमेशा क्रश कर दिया जाता है। लेकिन एस्टर समझ सकता था कि वो खुद भी थोड़ा डर रही है। हिफ्रीट कहता है कि यही इस समय उनके हाउस की स्थिति है और वो चाहता है कि उनके बच्चे खुद देख लें कि दुनिया उन्हें कैसे ट्रीट करती है। लेकिन एस्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मजा तो अब आएगा। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब हर साल इसी जगह उसे बेइज्जत किया जाता था। उसकी तलवार हमेशा टूट जाती थी, क्योंकि बाकी लोगों की तलवारें उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती थीं। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि अब उसकी पीठ पर मौजूद था 7 विंग्स का रहस्य, और आज उसके बदले की शुरुआत होने वाली थी। तभी ऊपर एक खिड़की में 2 लोग दिखाई देते हैं, कॉन्स और वॉन। वही लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी में एमसी के हाथ पैर डिस्कनेक्ट कर दिए थे। एस्टर उन्हें देखते ही अंदर से ठंडी मुस्कान देता है। वो इस इवेंट में अपना स्पेक्टैकुलर डेब्यू करने के लिए तैयार था। अरीना में 2 नाइट्स की फाइट चल रही थी। इस दुनिया में नाइट सबसे ऊपर माने जाते थे और एक परफेक्ट नाइट बनने के लिए 2 चीजें जरूरी थीं, स्ट्रेंथ और ग्रेस। स्ट्रेंथ तलवारबाजी से दिखाई जाती थी और ग्रेस लोगों की पहचान और सम्मान से। फाइट के दौरान एक नाइट अपनी तलवार पर एनर्जी इकट्ठा करता है और एक ही बार में सामने वाले की तलवार शैटर कर देता है। एस्टर ये सब ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी बहन अल्फिन कहती है, हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। लेकिन एस्टर अचानक थोड़ा शांत हो जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसकी तलवार हर बार टूट जाती थी और सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तभी हिफ्रीट कहता है कि उसे अडल्ट गैदरिंग में जाना है, इसलिए वो अल्फिन को एस्टर के साथ छोड़ रहा है। अल्फिन तुरंत बोलती है, पापा, मैं उससे बड़ी हूँ, मैं ही उसका ध्यान रखूंगी। हिफ्रीट हंसते हुए कहता है, यहाँ तुम्हारी उम्र के बहुत बच्चे हैं, जाओ दोस्त बनाओ, थोड़ा नेटवर्किंग करो। लेकिन वो एक चेतावनी भी देता है, कभी भी किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास 7 विंग्स हैं। अगर किसी को पता चल गया तो वे तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। एस्टर सिर हिलाता है, लेकिन वो देखता है कि आसपास हर कोई उसे घूर रहा है। ऐसे माहौल में दोस्त बनाना आसान नहीं था। फिर भी वो आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठे 2 लड़कों के पास जाता है। लाल बालों वाला लड़का पूछता है, तुम कौन हो? एस्टर विनम्रता से कहता है, भाई डैरियस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एस्टर एलन है। ये सुनते ही लाल बालों वाला लड़का हंसने लगता है। ओह, तो तुम वही अडॉप्ट किया हुआ बच्चा हो, बर्फ में मिला हुआ गरीब सा लड़का। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि किसी ऐसे इंसान को फैमिली का नाम देना पागलपन है। लेकिन एस्टर उन्हें बहुत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि यही थे डैरियस और ग्रियन, इस हाउस के असली बेटे। और वही 2 लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसे फिनिश कर दिया था। और सबसे मजेदार बात, जिनसे वो कभी डरता था, अब वो साफ देख सकता था कि वे बस बच्चे हैं जो बड़े बनने का नाटक कर रहे हैं। एल्फिन तुरंत एमसी को बुलाती है और कहती है, बस करो, तुमने हेलो कह दिया, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी उनका दुश्मन सामने आ जाता है। लाल बालों वाला लड़का उन्हें आवाज़ देता है और ताना मारते हुए कहता है कि आज वो अपने पिता के पीछे छिप नहीं रही है। फिर वो हुक्म देता है, क्यों ना तुम यहीं हम लोगों का मनोरंजन शुरू कर दो, ये मेन हाउस का ऑर्डर है। इतने छोटे बच्चों के मुंह से इतनी खतरनाक धमकियां सुनकर माहौल और भी टेंशन से भर जाता है। लेकिन एल्फिन डरते नहीं है। वो सीधा जवाब देती है कि उनके हाउस और मेन हाउस के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है, इसलिए वो इस ऑर्डर को मानने से मना करती है। फिर वो एमसी का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। एमसी पहले रुकना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि एल्फिन के हाथ हल्के हल्के काँप रहे हैं तो वो चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। लेकिन लाल बालों वाला लड़का फिर से बोल पड़ता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि क्या उन्हें वो कहानी पता है जब उनका पिता एक नाइट होने के बावजूद राजा को बचा नहीं पाया था, और उसी गलती की वजह से उसके अपने भाई ने उसका हाथ डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर वो घमंड से कहता है कि अच्छा हुआ उसके खून में उनकी तरह गंदा ब्लड लाइन नहीं है। बस यही वो पल था जब एल्फिन का सब्र खत्म हो गया। वो गुस्से में उसके पास जाती है ताकि उसे थप्पड़ मार सके, लेकिन अचानक वो लड़का उसके चेहरे पर वाइन थूक देता है। पूरा अरीना एक पल के लिए शांत हो जाता है। एल्फिन बस वहीं खड़ी रह जाती है और वो लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके पिता को ज़रूर अफसोस होता होगा कि उनकी बेटी इतनी बेकार है जो कभी भी टाइटल्स आगे नहीं बढ़ा पाएगी। एमसी ये सब देख रहा था और तभी उसे समझ आता है कि उसने इस जगह के बारे में बहुत गलत सोचा था। वो सोच रहा था कि क्योंकि वो पहले ही एक ज़िंदगी जी चुका है, इसलिए इन बच्चों की हरकतों से उसे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका अंदर का रेज फिर से जाग चुका था।
तभी एमसी पास खड़े एक आदमी के हाथ से वाइन की बोतल उठा लेता है। वो बोतल हवा में उछालता है और डेरियस के कहता है, पकड़ो। डेरियस अचानक चौंक जाता है, लेकिन बोतल उसके चेहरे से टकराने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसी पल शैक एमसी अपनी तलवार घुमाता है और बोतल को काट देता है। वाइन पूरी की पूरी डेरियस के सिर पर गिर जाती है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाता है। एमसी तलवार के ब्लेड पर हाथ फेरता है और फिर उसे चाट लेता है। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन एमसी शांत आवाज़ में कहता है, ये तो सिर्फ ग्रेप जूस है, तुम जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल सही। ये सुनते ही माहौल और भी गर्म हो जाता है और तभी कहानी हमें 3 साल पीछे ले जाती है। उस समय एमसी के शरीर से ज़बरदस्त ऑरा एक्सप्लोड हो रही थी। हेफ्रीड उसे चिल्लाकर कह रहा था, शांत हो जाओ, क्या तुम अपनी ही बहनों को फिनिश करना चाहते हो? उस दिन पहली बार एमसी ने 7 विंग्स की पावर एक्टिवेट की थी। ये पावर इतनी खतरनाक थी कि खुद हिफ्रीड भी डर गया था। उसे लगने लगा था कि शायद ये बच्चा कभी इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर कहानी वापस स्वॉर्ड डांस फेस्टिवल में लौट आती है। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, बड़ी समस्या हो गई है। अंदर बैठे लोग हैरान होकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो आदमी बताता है, एक लड़के ने मेन हाउस को ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया है। नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वो नाम था एस्टर। उधर आल्फिन घबराकर अंदर आती है और सबको बताती है कि क्या हो गया। लेकिन कुछ लोग तो इस खबर से खुश भी हो जाते हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी उत्साह से कहता है, भाइयों के बीच ऐसी फाइट रोज देखने को नहीं मिलती। आज ही शायद ये तय हो जाएगा कि अगला सक्सेसर कौन होगा। उधर एरिना में डेरियस अपना हाथ उठाता है और उसकी हथेली पर चमक रहे थे 4 विंग मार्क्स। भीड़ तुरंत चिल्लाने लगती है, क्योंकि 4 विंग का मतलब था जबरदस्त मैजिकल पावर। आगे आओ और अपनी ताकत दिखाओ, या फिर उस बेइज्जती से डर रहे हो जो अभी होने वाली है। शांत आवाज में जवाब देता है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सिर्फ हाथ पर मार्क दिखाकर घमंड करना आसान है, असली ताकत फाइट में दिखती है। फिर वो साफ कह देता है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी बहन से माफी मांगनी होगी। डेरियस हंसता है और जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर नतीजा उल्टा हुआ तो आज से तुम मेरे कुत्ते बन जाओगे। इतना कहकर वो तुरंत हमला कर देता है। उसकी तलवार बिजली की तरह एमसी पर गिरती है। एमसी किसी तरह उसे ब्लॉक करता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। भीड़ में खड़ा दाढ़ी वाला आदमी समझाता है, अगर एक विंग एक छोटी मोमबत्ती की तरह है तो 4 विंग का मतलब होता है माना एक्सप्लोजन। डेरियस हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? अभी तो बहुत बहादुर बन रहे थे और फिर वो ऊपर से डबल अटैक करने के लिए कूदता है। सबको लगता है कि फाइट यहीं खत्म हो जाएगी। उसका वार सीधा एमसी पर गिरता है, लेकिन एमसी फिर भी उसे ब्लॉक कर लेता है। डेरियस खुद हैरान रह जाता है। अब एमसी की आंखें आधी बंद हो जाती हैं और वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अगले ही पल वो जबरदस्त काउंटर अटैक करता है। पिछले 10 सालों से वो इसी पल का इंतजार कर रहा था और अब उसका बदला शुरू हो चुका था। एक भारी स्लैश के साथ उसकी तलवार डेरियस पर गिरती है। डेरियस उस वार को सह नहीं पाता और सीधे घुटने पर गिर जाता है। एमसी अपनी तलवार उसके चेहरे के पास दबाकर रख देता है। डेरियस समझ ही नहीं पाता कि 4 विंग होने के बावजूद वो कैसे हार रहा है। पूरी भीड़ चौंक जाती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस बदनाम हाउस से ऐसा लड़का निकल सकता है। लेकिन तभी एमसी के अंदर फिर से ऑरा उबलने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि इसी आदमी ने पिछली जिंदगी में उसका हाथ डिस्कनेक्ट किया था। वो अपनी ऑरा और बढ़ाने लगता है। लोग दूर से चिल्लाने लगते हैं, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन तभी टन एक आवाज गूंजती है। डेरियस की तलवार का आधा हिस्सा जमीन पर गिर चुका था। एमसी ने उसकी तलवार 2 टुकड़ों में तोड़ दी थी। फिर वो शांत आवाज में कहता है, अगली बार डर के मारे कांपना मत। और मुड़कर चलता हुआ कहता है, मैं अब वो विंगलेस ऐश नहीं हूँ। अल्फिन दूर से उसे खुशी से देख रही थी। एमसी सोचता है कि कम से कम आज उसने अपने अंदर का थोड़ा सा हेट निकाल दिया। लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी फैलने लगती है। वो ऊपर की तरफ देखता है और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि वहां खड़ा था रॉडरिक, वही इंसान जिसने पिछली जिंदगी में उसे बेरहमी से फिनिश किया था। पूरा एरिना हैरान था कि एक लड़के ने मेन हाउस के वारिस को हरा दिया। लेकिन एमसी समझ चुका था कि शायद ये जीत ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अब फैमिली का असली हेड उसकी तरफ बढ़ रहा था। अरीना में माहौल पूरी तरह टेंस था। तभी वो आदमी लड़के के ऊपर अपनी शैडो डालते हुए उसे घूरने लगता है, जबकि एमसी बिल्कुल सीरियस खड़ा रहता है। उधर डेरियस शर्म से तिल मिलाते हुए टेढ़ा मेढ़ा उठता है और चिल्लाने लगता है, फादर फादर, यही है वो, इसने मुझे मारा है। लेकिन जो अगला पल हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ।
बूम! उसके अपने ही फादर ने तलवार से उसका हाथ जमीन में पिन कर दिया। अरीना में मौजूद हर इंसान शॉक में रह गया। रॉड्री गुस्से में कहता है कि उसका बेटा इस फैमिली के लिए डिस्ग्रेस है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे फैमिली नेम को मिट्टी में घसीट रहे हो। जो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो हमारे नाम के लायक नहीं। हेफ्रीड बीच में आने की कोशिश करता है और कहता है, रॉड्री बस करो। लेकिन वो आदमी ठंडे स्वर में बोलता है, उस लड़के को तलवार पकड़ने का कोई हक नहीं है। तभी एक खतरनाक स्लैश आने वाला था, लेकिन अचानक एमसी आगे आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे एलिमिनेट करना चाहते हो, वरना मेरे पास मत आओ। अरीना में माहौल पूरी तरह टेंस था। फिर एमसी शांत आवाज में बोलता है कि ये लड़का अभी तक उसकी बहन से माफी भी नहीं मांग पाया है, इसीलिए इसकी सजा बाद में होगी। ये सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। रॉड्री ठंडी नज़र से उसे देखता है और कहता है, याद रखो तुम एक ऑर्फन हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में इस फैमिली का हिस्सा हो? एमसी तुरंत जवाब देता है, मैं एक वाई काउंट का बेटा हूं। फिर वो एक सवाल पूछता है, जब किसी नाइट की कीमत तय होती है तो असली वजन किस चीज का होता है? ट्विस्ट ये है कि वो इशारा कर रहा था कि असली कीमत स्ट्रेंथ की होती है। रॉड्रिक साइड में खड़े हेफ्रीड को आंख के कोने से देखता है और कहता है, ठीक है, तो एक वाई काउंट का बेटा हमारी मेन फैमिली को चोट पहुंचाता है। उस पल से ये बच्चों का खेल नहीं रहा। लेकिन एमसी तुरंत जवाब देता है, पूरे सम्मान के साथ, ये बच्चों का खेल था ही नहीं, ये एक फॉर्मल ड्यूअल था। मैंने अपनी फैमिली पर हुए इंसल्ट का जवाब तलवार से दिया है। और आयरॉनिकली अभी कुछ समय पहले रॉड्री ने खुद अपने बेटे से कहा था कि जो इंसान तलवार से अपने नाम की रक्षा नहीं कर सकता वो डिस्ग्रेस है। इसीलिए एमसी साफ बोल देता है कि वो अपनी एक भी उंगली कटने नहीं देगा। ऊपर बैठे लोग हैरान होकर फुसफुसाने लगते हैं। इस 10 साल के बच्चे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई रीइनकार्नेटेड इंसान हो जिसने पूरी लाइफ चीली हो और फिर वापस आया हो। रॉड्री आखिरी बार उसे घूरता है, फिर मुड़कर कहता है, ठीक है, तैयार हो जाओ। एमसी सच में तैयार होने चला जाता है, लेकिन उसी समय अचानक एक विशाल तलवार उसकी तरफ आती है। धड़ाम! कुछ भारी चीज से उसे जोरदार ब्लास्ट लगता है और वो उड़ जाता है। पूरा एरिना शॉक में जम जाता है। तभी कोई तेजी से आगे आता है। वो था हेफ्रीड। वो बिना देखे उस अटैक को ब्लॉक करता है, डबल किक लगाकर सामने लैंड करता है और तुरंत एमसी के पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो? और हैरानी की बात, एमसी अभी भी जिंदा था। उसने उस अटैक को पूरी तरह टैंक कर लिया था। उधर रॉड्रिक एक नज़र डालता है, मुड़ता है और बिना कुछ बोले चला जाता है, जबकि डेरियस लंगड़ाते हुए एरिना से बाहर निकलता है। इसके बाद एमसी को जोरदार चक्कर आने लगते हैं। वो लगभग बेहोश होने वाला होता है, लेकिन हेफ्रीड उसे पकड़ लेता है। एमसी कमज़ोर आवाज़ में कहता है, फादर, मैंने हमारे फैमिली नेम को प्रोटेक्ट किया। हेफ्रीड मुस्कुराकर कहता है, हाँ बेटा, तुम ब्रिलियंट थे। उधर सीढ़ियों पर जाते हुए रॉड्री को एक दाढ़ी वाला आदमी ताना मारता है, कितना चाइल्डिश व्यवहार था रॉड्री, तुमने एक बच्चे पर अटैक किया और फिर भी उसी बच्चे ने तुम्हारे बेटे की रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी। एक मोटा आदमी घबराकर कहता है कि उसे लगा रॉड्रिक अभी सबको आधा आधा काट देगा, लेकिन फैमिली का हेड गंभीर आवाज में कहता है कि मुश्किल समय आने वाले हैं और दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांटने के लिए एक जबरदस्त तूफान चाहिए। मतलब साफ था, एमसी की थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसे खत्म करने की वजह नहीं बन सकती।